फ्रेंड्स, आज हम पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति के जो आधुनिक सिद्धांत हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, दो प्रकार के सिद्धांत हैं जो पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति को प्रूव करते हैं। तो इनको हम दो कैटेगरीज में रखते हैं। पहला कैटेगरी जो है, पहला जो पार्ट है वो है विकासवादी सिद्धांत, जिनको अपन इवोल्यूशनरी थ्योरीज़ कहते हैं। इनमें ये कल्पना की गई है कि ग्रहों की उत्पत्ति अपने ही तारों से हुई है। जबकि दूसरे प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो है प्रलयवादी सिद्धांत, अर्थात कैटेक्लेमाइसिक और कैटास्ट्रॉफिक थ्योरीज़। इन सिद्धांतों के अनुसार अंतरिक्ष में दो तारों के परस्पर संघर्षण या टकराने से आकस्मिक तथा विध्वंसकारी कारणों से या घटनाओं से ग्रहों की उत्पत्ति हुई है। सो फ्रेंड्स, हम इन दो प्रकार के सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम विकासवादी सिद्धांतों को लेते हैं। विकासवादी सिद्धांतों में जैसे कि हम कल्पना कर रहे हैं कि ग्रहों की उत्पत्ति अपने ही तारों से हुई है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है बफन की थ्योरी या बफन का सिद्धांत। बच्चों, ये फ्रांसीसी विद्वान बफन जो हैं, उन्होंने 1745 में सौर परिवार की उत्पत्ति का सबसे पहला वैज्ञानिक प्रयास किया। बफन के अनुसार सूर्य के पास एक विशालकाय उच्छल तारा, जिसे अपन कॉमेट भी कहते हैं, वो आया तथा दोनों में भीषण टक्कर हुई। इस टक्कर के परिणाम स्वरूप सूर्य से कुछ द्रव्य पदार्थ बाहर निकल गया और इसी पदार्थ से कालांतर में कंडेंस होने या घनीभूत होने से ग्रहों एवं उपग्रहों की रचना हुई, अर्थात प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स की फॉर्मेशन हुई। जो बड़े पार्ट्स थे, जो बड़े पिंड थे, इस घर्षण से, इस टक्कर से जो बड़े पिंड अलग हुए, वो बड़े पिंड जो है वो ग्रह अर्थात प्लैनेट्स बने, जबकि छोटे पिंड जो हैं वो उपग्रह या सैटेलाइट्स बने और बचा हुआ जो शेष पदार्थ था वो अंतरिक्ष में विलीन हो गया। तो बफन की ये जो परिकल्पना थी, लगभग 50 वर्षों तक ये मान्य रही हमारे भौगोलिक जगत में, किंतु इस परिकल्पना में मूलभूत भौतिक नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिसके कारण इसकी बहुत आलोचनाएं भी हुई। जैसे हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें विभिन्न खगोलीय पिंड अपनी निश्चित कक्षाओं में भ्रमण करते हैं, अतः उनके टकराने की संभावनाएं बहुत कम रहती हैं। दूसरी, यदि कोई धूमकेतु किसी तारे से टकराता भी है तो धूमकेतु का द्रव्यमान इतना कम होता है कि वह तारे को हानि नहीं पहुंचा सकता। इसके अतिरिक्त एक और आलोचना की जाती है बफन के सिद्धांत की कि ग्रहों में पर्याप्त गति तथा कोणीय संवेग पाया जाता है। सूर्य में गति व कोणीय संवेग कम पाया जाता है, तो सूर्य से निष्कासित पदार्थ से पर्याप्त गति व कोणीय संवेग वाले ग्रहों की रचना कैसे हुई। तो इस प्रकार बफन के सिद्धांत की काफ़ी आलोचना हुई। इसके पश्चात जो दूसरा सिद्धांत है, उस सिद्धांत के बारे में हम चर्चा करेंगे, जो काफ़ी मान्यता प्राप्त सिद्धांत रहा। इस सिद्धांत का नाम है कांट की वायव्य राशि या गैसीय परिकल्पना। अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं द गैसियस हाइपोथेसिस ऑफ इमैनुअल कांट। तो फ्रेंड्स, जर्मन दार्शनिक कांट का ये सिद्धांत है जो 1755 में उन्होंने दिया था, 1755 में। बच्चों, कांट का एक बहुत प्रमुख कथन है, गिव मी मैटर एंड आई विल शो यू हाउ टू मेक अ वर्ड ऑफ इट, अर्थात मुझे पदार्थ दो, मैं दिखाऊंगा कि उससे विश्व कैसे बनता है। बच्चों, कांट की जो गैसीय परिकल्पना थी वो ग्रेविटी के जो लॉ है, गुरुत्व के जो नियम हैं, जिसको अपन न्यूटन के नियम कहते हैं, उनके ऊपर आधारित थी। और उनका ये मानना था कि आकाश में पूर्व काल में पौराणिक या आद्य पदार्थ के गुण उपस्थित थे, अर्थात इसको उन्होंने नाम दिया प्राइमोरिडियल मटेरियल जो है वो उपस्थित था। और ये प्राइमोरिडियल मैटर या आद्य पदार्थ कठोर था, शीतल था और गतिहीन था। किंतु कांट का ये मानना है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण ये प्राइमोरिडियल मैटर जो है, ये आद्य पदार्थ है, ये आपस में टकराने लगे, जिससे इसमें उष्णता यानी कि हीट और
मूवमेंट यानी कि गति पैदा हुई। इस प्रकार एक ठंडे और गतिहीन पदार्थ ने एक विशाल गैसियस या एक नेबुला का रूप धारण कर लिया, जिसको अपन निहारिका भी कहते हैं। इस तेज़ी से घूमती हुई नेबुला या निहारिका में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उत्पन्न हुआ, अर्थात अपकेंद्रीय बल उत्पन्न हुआ, और इस अपकेंद्रीय बल के कारण विषुवतरेखीय भाग जो था इस निहारिका का, उसके विषुवतरेखीय इक्वेटोरियल पार्ट में अचानक से क्या होने लगा, उभार पैदा होने लगा। किसकी वजह से? अपकेंद्रीय बल की वजह से। और इस प्रक्रिया के और स्पीड पकड़ने और तीव्र होने पर इस नेबुला का ये जो बीच वाला पार्ट था, इस नेबुला से एक पार्ट छल्ले के रूप में इस निहारिका से अलग हो गया। इस प्रकार इस प्रक्रिया के बार बार दोहराने पर क्रमशः 9 छल्ले उत्पन्न हुए, और धीरे धीरे ये प्रत्येक छल्ले जो हैं ये कंडेंस होकर, संगठित होकर, कॉम्पैक्टेड होकर प्लैनेट्स यानी कि ग्रह बने। और ये जो निहारिका थी, नेबुला थी, इसका जो अवशिष्ट पार्ट था, रेजिडुअल पार्ट था, वो सन के रूप में या सूर्य के रूप में रह गया। धीरे धीरे ये जो प्लैनेट्स थे, ये जो ग्रह थे, ये घनीभूत होते गए, और इन ग्रहों से भी कुछ और छल्ले बाहर निकले जो कालांतर में उपग्रह यानी कि सैटेलाइट्स बने। इस प्रकार कांट जो है उनका ये मानना है कि इस प्रकार इस प्रारंभिक आद्य पदार्थ से या प्राइमोर्डियल मैटर से एक डिस्क बनी, एक नेबुला बनी, और इस नेबुला से ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण धीरे धीरे 9 अलग अलग छल्ले उत्पन्न हुए, और उन छल्लों से ही ग्रह एवं उनसे उपग्रहों का निर्माण हुआ। फ्रेंड्स, ये कांट की जो गैसियस हाइपोथेसिस थी ये बहुत मान्य रही, काफ़ी समय तक मान्य रही, लेकिन इसमें भी कुछ कमियां थी, कुछ दोष थे, हम उनकी भी चर्चा करते हैं। पहला जो इनके कांट के सिद्धांत की आलोचना की जाती है वो ये है कि यह सिद्धांत मूलभूत भौतिकी नियमों का उल्लंघन करता है। कांट ने इस प्रारंभिक आद्य पदार्थ जो है, जो कि उनके सिद्धांत का केंद्र बिंदु है, ये प्राइमोर्डियल मैटर या प्रारंभिक आद्य पदार्थ है, इसके सोर्स की उन्होंने व्याख्या नहीं करी। इसलिए बहुत पहला आक्षेप इनके ऊपर यही लगाया जाता है। दूसरा प्रमुख आक्षेप कांट की वायव्य परिकल्पना जो है उस पर यह लगाया जाता है कि ये जो प्रारंभिक आद्य पदार्थ था ये ठंडा और गतिहीन था। तो यदि ये ठंडा और गतिहीन था तो इसमें अचानक से गति उत्पन्न कैसे हुई? कांट इसकी भी व्याख्या नहीं कर पाए। तीसरी जो प्रमुख आलोचना है कांट के नियम की, उसमें गति विज्ञान यानी कि डायनेमिक्स के कोणीय संवेग की सुरक्षा नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सिद्धांत के अनुसार जिस पदार्थ में मौलिक रूप से गति नहीं है उसमें टकराने के बाद में भी गति उत्पन्न नहीं हो सकती। अतः इस नियम के अनुसार ठंडे व गतिहीन आद्य पदार्थ में कणों के टकराने से घूर्णन संभव नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो फिर कांट का जो नियम है वो पूरी तरीके से दिग्भ्रमित हो जाता है। इसके अतिरिक्त एक और जो प्रमुख आक्षेप लगाया जाता है वो ये है कि कांट ने ये भी बताया था कि परिभ्रमण यानी रोटेट करती हुई निहारिका के आकार में वृद्धि के साथ गति भी बढ़ती है। यह तथ्य कोणीय संवेग की सुरक्षा के सिद्धांत का भी उल्लंघन करता है। वास्तव में कोणीय संवेग की सुरक्षा के सिद्धांत अर्थात द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अनुसार वस्तु का आकार बढ़ने पर उसकी गति कम हो जाती है, जबकि कांट ये कहते हैं कि डिस्क का आकार बढ़ने के साथ साथ उसकी गति भी बढ़ रही थी। अतः कांट का ये जो गैसीय परिकल्पना है उसके ऊपर ये कोणीय संवेग की सुरक्षा का नियम जो है बहुत गहरा आक्षेप है, जिसका जवाब कांट उचित रूप में नहीं दे पाए। इसलिए उनका ये जो सिद्धांत है वो धीरे धीरे इस सिद्धांत को विश्व जगत में मान्यता कम होती गई। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनकी परिकल्पना एक प्रकार से भाग्यशाली अनुमान थी। ऐसा माना जाता है कि उनकी परिकल्पना को एक लकी गैस की संज्ञा दी गई है। तो आज हम इस 2 ही सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। हमारे अगले व्याख्यान में हम अन्य सिद्धांत जो हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित उनकी चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।